हेलो डियर्स, वेलकम टू कीर्ति की केमिस्ट्री पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज बताया है कि किस एग्जाम में कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। क्या होता है रासायनिक बलगतिकी? देखो, आपको इसके लिए आप पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहले देखिए, एरो से जो पहले है वो होता है रिएक्टेंट, अभिकारक जिसे बोलते हैं। एरो के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो किसी भी रिएक्शन के स्पीड के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की दर जिसे कहते हैं। अब अभिक्रिया की दर क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। किसी इकाई समय में, है ना, जैसे 1 मिनट हो गया, 1 सेकेंड हो गया, उसमें रिएक्टेंट, अभिकारक और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वो उससे हम क्या डिफाइन कर पाते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या पढ़ते हैं इसमें? फैक्टर अफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। टेम्परेचर, देखिए, तो जैसे कोई ये रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी, आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो दर होगी, जो स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे। सेकंड, कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता का इफेक्ट कैसे पड़ता है? तो सांद्रता का देखिए, नंबर, सांद्रता क्या होती है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ये नया टर्म है आपके लिए। तो पहले हम जो सांद्रता है उस टर्म को समझ लेते हैं। सांद्रता होता क्या है एक्चुअल में? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। देखिए, पहले तो समझते हैं। देखिए, हमारा जो विलयन होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, वो कैसे बनता है? विलय और विलायक से बनता है। विलय इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, और विलायक सॉल्वेंट। देखिए, अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किसका ले लिया मैंने? वाटर। ठीक है, अच्छा, वाटर में मैंने क्या कर दिया? चीनी घोल दी, जिसे सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, हमें एक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, यहाँ पे हमें एक मिला सॉल्यूशन। तो देखिए, अमाउंट किसका ज्यादा है, कौन किसको घोल रहा है? वाटर क्या कर रहा है? चीनी को घोल रहा है ना। तो वाटर क्या हो गया? जो विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया? सुक्रोज, चीनी हो गई। जिस हम ये बोल सकते हैं जिसका अमाउंट किसी सॉल्यूशन में कम होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो ये हमारा क्या है? वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से हमें दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो क्या होता है, हम कंसेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, ये वो क्या डिफाइन करेगा? कंसेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन को यहाँ पे मैंने सी से दिखाया है, सी फॉर कंसंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, और यहाँ पे वी क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। तो किसी भी 1 लीटर वॉल्यूम है ना, 1 लीटर वॉल्यूम में नंबर प्रेजेंट, जितने भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है। अब देखिए, कंसंट्रेशन मेजर करने की बहुत सारी यूनिट होती है हमारे पास। उनमें से मोलरता हो गया, मोलरिटी, जिसे एम, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, और मास परसेंटेज हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत जिसे कहते हैं। पीपीएम हो गया, नॉर्मलिटी हो गया। ये सारी क्या है? कंसंट्रेशन को मेजर करने की क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है, अभी हम दोबारा से अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। तो आपको कंसंट्रेशन जो टर्म है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं। तो देखिए, कोई वॉल्यूम फिक्स है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? कोलिजन होने के ज्यादा चांस होंगे। मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा टकराएंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। किसके कारण? कोलिजन हो रहा है, कोलिजन ज्यादा, नंबर ऑफ मोल, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, जिससे कि क्या है? कोलिजन
होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, टकराने के आपस में मॉलिक्यूल, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो थ्योरी में आप अभी आपको समझना है ना, थ्योरी आप बना के लिख दोगे इतना अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का भाई देखिए, कोई भी प्रेशर, अब वॉल्यूम तो वही है ना, अब उस प्रेशर क्या कर रहे हैं, कोई भी कंटेनर है उसका वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसमें, अब यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इट्स मीन्स क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल होंगे पहले दूर दूर थे, प्रेशर लगाने से वो पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलर ही है सभी का जो रीजन है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, अभी एक्टिवेशन एनर्जी ये जो टर्म है हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी डिटेल में, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, हम फाइनल देखें तो ये जो सारे फैक्टर हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले क्या होते हैं, फैक्टर थे, ठीक है। अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए ए पार्ट क्या था, स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि ये मेरा रिएक्टेंट है और इससे हम किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा, देखिए रिएक्टेंट जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, सपोज T इजिकल्स टू 0 टाइम है, T इजिकल्स टू 0 टाइम है, मतलब कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं है, अभी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, ये देखो जो ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को दिखाता है, तो P की जो कंसंट्रेशन क्या, P1 मान लेती हूँ उसको मैं, उसकी जो कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वही रहेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब सपोज T इजिकल्स टू T टाइम है, कोई T1 T टाइम है, मतलब कुछ टाइम हो गया है 10 मिनट 5 मिनट, मतलब T मान लिया है मैंने, ठीक है। अब वहां पे हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, तो हमारा रिएक्टेंट कुछ खर्च हुआ होगा, ठीक है, और उससे क्या, रिएक्टेंट खर्च हुआ है तो सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। रिएक्टेंट खर्च होके कहाँ जा रहा होगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ही तो जा रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ा मैं कंपेरिजन करती हूँ, जब T इजिकल्स टू 0 टाइम था, अगर मैं कंपैरिजन करूं T इजिकल टू 0 R1, T इजिकल्स टू T R2, मतलब R1 मेरा, R1 की जो कंसंट्रेशन है R2 से ज्यादा होगी या कम होगी, आप बताइए। अब देखिए रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है ना, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो मतलब रिएक्टेंट की यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगा T टाइम की कंसंट्रेशन से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 0 था, अब रिएक्टेंट थोड़ा सा खर्च हुआ है तब थोड़ा सा प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 की कंसंट्रेशन तो कम होगी, किससे कम होगी, P2 से। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ, चेंज निकालती हूँ कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, जैसे चेंज को मैं किससे दिखा देती हूँ, डेल्टा से। डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है, स्मॉल चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो हमारे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, तो क्या करूंगी मैं, R2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा, देखिए ये क्या है, छोटा है तो ये बड़ा है, तो कैसी वैल्यू आएगी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इतना समझा। अच्छा, अब प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में चेंज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अगर मैं निकालती हूँ चेंज, तो क्या करूंगी, P2 माइनस P1, देखिए कंसंट्रेशन ब्रैकेट है ना, लगाना है आपको, P1, तो देखिए P2 क्या है, बड़ा है P1 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नंबर ले लेते हैं थोड़ा, आपको अगर कंफ्यूजन हो, जैसे 10 है और ये 2 है, तो 10 माइनस 2 कितना होगा, 8 होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे R2 छोटा है, R2 छोटा है मतलब 2, और R1 बड़ा है 8, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि चेंज इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो नेगेटिव आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो पॉजिटिव आता है। हम अब रिएक्शन ले लेती हूँ एक, उससे और
हम क्या कर पाएंगे, इसको ठीक से डिफाइन कर पाएंगे। सपोज A प्लस बी हमारे ये रिएक्टेंट है और उससे हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट P मिल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ठीक है, ये रिएक्शन है, A प्लस बी क्या बना रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स है और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो दो टर्म थी, अब हम देखते हैं इनको। देखिए, A जब रिएक्शन हो रही है तो A भी खर्च होगा, है ना, B भी खर्च होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि क्या होगा, ये डिसअपियर होंगे, है ना, लुप्त हो जाएंगे, ऐसा कह सकती हूँ। तो देखिए क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ रिएक्टेंट, अभिक्रिया के लुप्त होने की दर। तो यहाँ पे कौन डिसअपेयर होगा, ए डिसअपेयर होगा, बी डिसअपेयर होगा, है ना। फॉर्मेशन किसका होगा, रेट हम क्या निकालेंगे, पी के लिए क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अपेयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद बनने की दर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की क्या स्पीड होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए क्या निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस रिएक्टेंट। ठीक है, किसके लिए रेट निकालते हैं, जो लुप्त होने की जो दर होती है वो निकालते हैं। और प्रोडक्ट के लिए क्या निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके लिए क्वेश्चन में लिखती हूँ, देखिए शॉर्ट में लिखती हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, यहाँ पे अपीयरेंस किसका होगा, कौन क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मतलब पी। तो इसके लिए मैं रेट कैसे लिखूंगी, अब रेट कैसे लिखते हैं हमने देखा था यहाँ पे। देखिए, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कितना चेंज होता है वो इसका रेट होता है। तो डी पी कंसंट्रेशन में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और प्रोडक्ट का साइन कैसा होता है, यहाँ पे हमें अभी हमने देखा वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालू रेट ऑफ डिसअपेयर ऑफ, कौन डिसअपेयर होगा, ए होगा या बी होगा। तो ए के लिए लिख देते हैं पहले, तो माइनस के डी ए की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अच्छा, और एक टर्म और बचा बी के लिए निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपेयर ऑफ बी। इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, तो वही रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, माइनस डी बी अपॉन डी टी। तो अब इस रिएक्शन के लिए हमने क्या लिख दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। आई होप कि आपको किसी भी रिएक्शन के लिए ये उत्पाद बनने की दर और अभिक्रिया के लुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना आ गया होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपीयर होगा, वो लिखना है ऊपर। और स्टोइक्योमेट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं, रस समीकरण मती। स्टोइक्योमेट्री देखिए, हिंदी के वर्ड थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो इंग्लिश में आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्री लिखते हैं ऐसे ही, इजिकल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, और नीचे क्या लिखते हैं उसके अपॉन में स्टोइक्योमेट्री। देखिए रिएक्शन से समझते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयरेंस को क्या होगा, ए, तो कैसे लिख रहे थे हम वहां पे, डी ए, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा, अपॉन क्या लिखते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक, मतलब जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो लिखते हैं 3/1। ठीक है, इजिकल्स टू बी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के डी बी अपॉन डी टी। ये तो कंसंट्रेशन हो गई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और स्टोइक्योमेट्रिक क्या हो जाएगा, कितना है, 2/1। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे डी सी, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है, डी सी अपॉन डी टी। स्टोइक्योमेट्रिक क्या है, 4/1। अब इसको मैं और थोड़ा ठीक से लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर 3 नीचे, तो 1/3 क्या हो जाएगा, माइनस के डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस के डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/4 डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए बी, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोजन से हो रही है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है, हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, अच्छा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, सॉरी। अच्छा, अब क्या इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, माइनस के DN2 नाइट्रोजन अपॉन DT, कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1/1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस के डी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू T अपॉन 3 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हम देख चुके हैं, अपॉन DT टाइम के रिस्पेक्ट में बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के DN2 अपॉन DT रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस के D हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू T इज इक्वल्स टू 1/2 DNH3 अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू T, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया है, रेट लिख दिया है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसी के बेस थोड़े न्यूमेरिक, थोड़ा एक स्टेप और क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नाइट में आया हुआ है 2015 में, तो इजी कंसेप्ट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, 12th में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो हम देखेंगे क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन 2A, यहाँ पे कोई रिएक्शन दे रखी है 2A + B गिव्स 3Z, ठीक है, प्रोडक्ट मिल रहा है। इफ द रेट ऑफ कंजप्शन समझ रहे हो आप, ठीक है, जो विलुप्त हो रहा है ना, कितने A, उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁴ मोल डेसीमीटर इनवर्स Q सेकेंड इनवर्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z। तो देखिए, जब भी कोई रिएक्शन दे रखी हो और क्या दे रखा हो, उसका फॉर्मेशन पूछे, ठीक है, या कंजप्शन पूछे, तो हम सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जब भी रिएक्शन गिवन हो तो उसके लिए हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले रिएक्शन क्या है, 2A + B गिव्स 3Z, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, पहले सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। आपको तब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले उसके लिए क्या लिखेंगे, हम रेट लॉ लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1/2 किस साइन के साथ, माइनस के DA अपॉन DT, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट 1 है, तो क्या लिख, माइनस के DB की कंसंट्रेशन अपॉन DT इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो DZ अपॉन DT, और क्या आएगा 1/3, ठीक है। अच्छा, किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ Z, हमें Z का फॉर्मेशन निकालना है, मतलब कि Z की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया वो निकालना है। तो यहां से अब ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या है, इक्वल है आपस में, तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को कंपेयर करा, 1/3 DZ अपॉन DT इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस के DA अपॉन DT। अब मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो DZ अपॉन DT इज इक्वल्स टू 3 माइनस के 3/2, नहीं, अच्छा, ये जो साइन है वो कहाँ पे आएगा, ये कंसंट्रेशन, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये क्या हो रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो खर्च हो रहा है, और पॉजिटिव साइन हमें क्या बता रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जो साइन है हमें यहाँ पे ये बताते हैं, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, यहाँ पे लिखा है ना कंजप्शन, तो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन यही दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 3/2, और क्या दे रखा है, कंजप्शन वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, गिवन है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁴, यूनिट साथ के साथ लिखते रहना है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, 3 × 10⁻⁴ मोल सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जो भी पूछा है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ Z ये पूछा था,
DZ की कंसंट्रेशन पूछी थी, ठीक है, और किसका गिवन था, तो उन टर्म्स को आपस में क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, और क्या होता है, ऐसे हम आंसर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये गेट 2008 में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब वही रिएक्शन गिवन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 पूछा है, तो वही सबसे पहले हम क्या करना है, वही फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है, तो 1/2 माइनस के dx3 अपॉन dt। x3 क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है इसको, ठीक है, इजिकल्स टू, ये कंसंट्रेशन का साइन आएगा, इजिकल्स टू 1/3, ये फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, dx2/dt, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट में ओके। अब क्या गिवन, हमें क्या निकालना है, x2 का फॉर्मेशन निकालना है, तो dx2 में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेरिजन करोगे तो 3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3/2 माइनस के dx3 अपॉन dt, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, फॉर्मेशन हो रहा है ना x2 का, x2 क्या है हमारा, प्रोडक्ट है ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, क्या बोलूंगी इसको मैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, मतलब x2 की कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है ना, क्या रेट है उसका, वो है, ठीक है। ये देखिए, तो हमने क्या सीख लिया, कोई भी रिएक्शन गिवन है तो उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है, अभिक्रिया की दर तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। इस पे बेस ये न्यूमेरिकल थे। अच्छा, अब लास्ट थिंग आपको यूनिट का थोड़ा मैं बता देती हूँ कि रेट की जो यूनिट है वो किस टाइप से डिफाइन करते हैं। अभिक्रिया की दर का मात्रक, देखिए रेट, जो रेट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वो होता है। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है, अभी पढ़ा, नंबर, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो अगर यहाँ से इसकी यूनिट दिया है तो मोल की यूनिट क्या होगी, एन क्या होता है, मोल, तो मोल बटे इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, तो इस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल लीटर इनवर्स, है ना, और सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो गई हमारी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। इस टाइप से हम यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, ठीक है। और प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू गाइस।